प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी BA पार्ट सेकेंड विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जो पिछली हाल ही की जो ऑनलाइन कक्षाएं हुई थी 4-5, जिसमें हमने आपकी पाठ्यपुस्तक के 6ठे अध्याय महाकवि भूषण के इन कविताओं का, जो वीर रस से जुड़े हुए इन कविताओं का हमने विस्तार से अध्ययन किया। अभी तक हमने 7 कवित पर जो शिवाजी शौर्य से यानी शिवा बावनी से लिए हुए महाराज शिवाजी की वीरता, पराक्रम आदि से जुड़े हुए इन पदों पर विस्तार से हमने चर्चा की, विस्तार से बात की। पिछली जो ऑनलाइन कक्षाएं हुई थी जिसमें आपके पाठ्यपुस्तक के जो कुल 8 अध्याय हैं, उनमें से आरंभिक 5 अध्यायों की कविताओं की विषय वस्तु पर हमने विस्तार से बातें की, विस्तार से चर्चा की और 3 मॉडल आंसर भी मैंने विस्तार से आपको पढ़ाए हैं। आज हम छत्रसाल प्रताप से चयनित इन अंशों को पढ़ेंगे जो महाकवि भूषण के द्वारा लिखी हुई छत्रसाल दशक रचना से ये अवतरित हैं। महाकवि भूषण महाराज छत्रसाल के राजाश्रय में रहे हैं। महाराज शिवाजी के राजाश्रय में रहे हैं तो उन्होंने शिवा बावनी उस समय लिखी थी और छत्रसाल जी के आश्रय में रहते हुए उन्होंने छत्रसाल दशक की रचना की थी। और शिवराज भूषण जो रचना लिखी थी वो अलंकारों पर लिखी हुई एक काव्यशास्त्री ग्रंथ हैं, लक्षण ग्रंथ हैं। तो आज हम महाराज छत्रसाल की वीरता, पराक्रम, शौर्य से जुड़े हुए इन पदों का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आज की ऑनलाइन कक्षा में हम 8वें और 9वें पद की विस्तार से व्याख्या, इनका भाव विस्तार और इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए हम आरंभ करते हैं। छत्रसाल प्रताप से चयनित अंश इस शीर्षक में संकलित पद 8वां देखिए। पहली लाइन है इस पद की, भुज गजनेश की वे संगिनी भुजंगिनी सी, खोदी खोदी खाती दीन दारुण दलन के। इस पहले चरण में ये पता नहीं चल पाता है कि कवि किसका चित्रण करने। भुज यानी भुजा, गजनेश यानी सर्प, सर्पराज, शेषनाग की वे संगिनी, संगिनी यानी जीवन साथी, उनकी साथी, भुजंगिनी यानी सर्पिणी। तो अब भुजाओं का चित्रण है। भुजाओं के साथ में कवि ने जी इस पद की जो अंतिम पंक्ति लिखी है, तेरी बर्छी ने बर छीने हैं खलन के। तो बर्छी यानी तलवार, तो भुजा और तलवार इन दोनों का कवि यहाँ चित्रण कर रहे हैं। देखिए, महाराज छत्रसाल जो रेया राव चंपती राय के सुपुत्र हैं, छत्रसाल महाराज, उनकी जो मजबूत, बलिष्ठ, ताकतवर जो भुजा है, उस भुजा को उन्होंने सर्पराज से तुलना की है। तो भुजा रूपी सर्पराज के साथ भुजंगिनी रूपी तलवार यानी उनकी बर्छी सदैव उनके साथ रहती है। तो जिस तरह से भुजगेश, भुजंग प्लस ईस यानी भुजगेश यहाँ सर्पराज हैं, शेषनाग हैं और उनकी जीवन साथी यानी संगिनी सर्पिणी हैं। जिस तरह से भुजंगेश के साथ में विशेली सर्पणी सदैव उनके साथ रहती है, उसी तरह से महाराज छत्रसाल की ये भुजा रूपी सर्पराज के साथ उनकी बर्छी रूपी भुजंगिनी, विशेली भुजंगिनी, एक तरह से बर्छी रूपी भुजंगिनी सदैव उनके साथ रहती है, कभी साथ नहीं छोड़ती। जिस तरह से भुजंगिनी विशेली होकर के जिसको डसती है, उसकी जीवन लीला को समाप्त कर देती है। तो यहाँ छत्रसाल की जो सर्पिणी रूपी जो बर्छी है, वह बर्छी शत्रुओं का किस तरह से नाश करती है। दूसरी पंक्ति को देखिए, खोदी खोदी खाती दीन दारुण दलन के। खोदी खोदी यानी खोद खोद करके, ढूंढ ढूंढ करके ये सर्पिणी रूपी विशेली बर्छी शत्रुओं को खोद खोद करके उनके शरीरों को खा जाती है। दीन दारुण दलन के यानी उनको एक तरह से अत्यंत उनको मारती है, उनको खा जाती है, उनको समाप्त कर देती है।
सीधा सीधा अर्थ यहाँ पर है कि उनकी बर्छी शत्रुओं का विनाश करती है। शत्रु उनकी बर्छी के समक्ष क्षण भर भी नहीं ठहर पाते हैं, उनका दलन हो जाता है, दारुण दलन, एक तरह से मार्मिक रूप से उनको दल दिया जाता है, उनको कुचल देती है। तीसरी पंक्ति को देखिए, बख्तर पाखरनी बीच धसी जाती मौन, यानी चुपचाप देखते ही देखते। एक तरह से जो है बख्तर यानी जो कवच, शत्रु पक्ष के जो सैनिक जिन कवचों को धारण करते हैं अपने बचाव हेतु, और पखारनी यानी जंजीर, जो घोड़े की जो जंजीरें होती हैं उनको, उनके बीच में से बीच धसी जाती मौन, यानी कहने का तात्पर्य लोहे की जंजीरों को भी काटने में वो सक्षम है। तुरंत उनकी बर्छी बख्तर कवच में और जंजीरों में तुरंत प्रवेश कर जाती है। यानी जंजीर और कवच भी उनकी बर्छी के सामने कहीं नहीं अड़ पाते, कहीं नहीं टिक पाते हैं, यानी लोहे की जंजीरों को काटने में भी उनकी बर्छी सक्षम है। पेरी पार जात, पेरी यानी इस कवच में और जंजीरों में इस तरह से वो प्रविष्ट होती है, इस तरह से घुसती अंदर। जात परवा जो जलन के, जात यानी चली जाती है, परवा यानी प्रवाह के बीच में, जो जलन, जलन यानी जल, यानी कहने का तात्पर्य जिस तरह से मछली जो है जल धारा को चीर करके तुरंत उस पार पहुंच जाती है, उसी तरह से जल में सहजता से ही मछली प्रवेश करके उस तरफ जाती है। उसी तरह से ये महाराज छत्रसाल की बर्छी भी बख्तर और लोहे की जंजीरों में जल की भांति, मछली जिस तरह से जल में प्रवेश करती है उसी भांति सहजता से इनको चीर देती है। मछली जलधारा को चीर करके आसानी से उस तरफ चली जाती है, उसी तरह से उनकी बर्छी भी आसानी से कवच और जंजीरों को काट डालती है, यानी शत्रु पक्षों का विनाश करती है। रेया राय चंपती को छत्रसाल, यानी महाराज रेया राव चंपती राय के सुपुत्र महाराज आश्रयदाता छत्रसाल महाराज भूषण सकत को बखानी, भूषण कवि उनकी शक्ति का बखान कर रहे हैं। यो बलन, यानी आपके इस बल का कोई भी वर्णन नहीं कर सकता, यानी आपके बल का मैं क्या वर्णन करूं, आप इतने ताकतवर हैं, इतने पराक्रमी हैं, इतने शौर्य से युक्त हैं कि आपकी बर्छी ही शत्रुओं का विनाश कर देती है, यानी आपकी बर्छी शत्रुओं को खोद खोद कर खा जाती है, अपने दुश्मनों को समाप्त कर देती है। तो आपकी इस ताकत का मैं क्या वर्णन करूं। आगे की पंक्ति में कवि कह रहे हैं, पंछी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर, यानी कि जिस तरह से पंछी यानी पक्षी, पर छीने पर यानी उनके पंख, जिस तरह से पक्षी के पंख कट जाते हैं और वो धरती पर तड़पते रहते हैं अत्यधिक मार्मिक पीड़ा से, उसी तरह से तुम्हारी ये बर्छी उनके कवचों में प्रवेश करके, उनकी जंजीरों में प्रवेश करके उनके हाथ पांवों को इस तरह से काट देती है कि वो शत्रु पक्ष के जो सैनिक है जमीन पर पड़े पड़े ही अशक्त शक्तिहीन होकर के, निहत्था होकर के वो तड़प रहे हैं। उनकी बड़ी दुर्दशा आपकी बर्छी ने कर डाली है। तो आप बड़े ताकतवर हैं, आपका मैं क्या वर्णन करूं। तेरी बर्छी ने बर छीने है खलन के, खलन यानी दुष्टों के, शत्रु पक्ष के जो सैनिक हैं उन सैनिकों को, यानी तेरी बर्छी ने यानी तुम्हारी तलवार ने, बर छीने यानी श्रेष्ठ भट्टों को, श्रेष्ठ वीर योद्धाओं को क्षण भर में ही धराशायी कर डाला है, यानी उनका विनाश कर दिया है, उनको तेज पराक्रमी योद्धाओं को एक तरह से नष्ट कर दिया, मौत के घाट उतार दिया है। खलन अर्थात उन दुष्टों को तुम्हारी तलवार ने, इन बर्छी ने दल दिया है, यानी मौत के घाट उतार दिया है। श्रेष्ठ वीर एक तरह से तुम्हारी तलवार के समक्ष क्षण भर भी नहीं ठहर पाते हैं। इसी तरह ये 8वां पद था जिसमें महाराज छत्रसाल की बर्छी के प्रभाव, पराक्रम, उनकी ताकतवर भुजा का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। साथ ही हम 9वें पद की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, चाक चक चमू के, चाक चक का तात्पर्य चकाचक, यानी एक तरह से पूरी तरह से सुसज्जित, सुरक्षित सेना, चमूयन सेना के अचाकचक, अचाकचक यानी असुरक्षित, अचंभे में पड़ना, चौं ओर से यानी चारों तरफ से, यानी कहने का तात्पर्य है शत्रु पक्ष जब आक्रमण करने की ओर अग्रसर होता है तो उनकी सेना एक तरह से पूरी तरह से सुसज्जित होती है, यानी शत्रु पक्ष की सेना अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हुए सुसज्जित होकर के जब छत्रसाल जी के विरुद्ध जब आक्रमण की ओर आगे बढ़ती है
तब महाराज छत्रसाल अपनी सेना को सुसज्जित करके उनके ऊपर प्रयाण करते हैं। अचानक जब आक्रमण करने की ओर छत्रसाल जी की सेना जब शत्रु पक्ष पर चढ़ाई करती है, तो उस समय शत्रु की जो सुसज्जित जो सेना होती है वो अचानक चारों ओर से गिर जाती है और अचानक एक तरह से असुरक्षित महसूस करने लग जाती है। तो यहाँ है चाक चक चमूके, शत्रु पक्ष की जो सुरक्षित चकाचक जो सेना है वो अचाक चक चारों ओर से गिर करके अपना आप को अचंभे में पड़ी हुई मानती है और असुरक्षित महसूस करने लग जाती है, गिर जाती है। यानी छत्रसाल की सेना के सामने शत्रु पक्ष की सेना चारों ओर से गिर करके अपना आप को असुरक्षित महसूस करती है। अगली पंक्ति को देखिए, चाक सी फिरती धाक चंपत्ति के लाल की। यानी कहने का तात्पर्य महाराज छत्रसाल की जो धाक है, जो प्रभुत्व है, वो उनका यश इस तरह से चारों ओर छाया हुआ है छोटे मोटे राजाओं पर, मुगल बादशाहों पर। जिस तरह से कुंभकार का जो चाक चारों ओर घूमता है, उसी तरह से उनका प्रभुत्व, उनका यश, उनकी धाक, उनकी चवन्नी चारों ओर फैली हुई है। धाक चंपत्ति के लाल की, चंपत्ति यानी रैया राव, चंपति राय के सुपुत्र महाराज छत्रसाल का प्रभुत्व इस तरह से छाया हुआ है कुंभकार के चाक की तरह। तो यहाँ उपमा अलंकार चाकसी उपमा अलंकार, सा से सी सम सरी सदृश आदि वाचक शब्दों का प्रयोग होता है, तो उपमा अलंकार का प्रयोग। इसी तरह से अगली पंक्ति को देखिए, भूषण भनत पातशाही मारी झेर किनी। भूषण भनत, महाकवि भूषण कवि छत्रसाल जी की वीरता के इस पक्ष में वो ये कह रहे हैं, पातशाही मारी यानी जब औरंगजेब ने जातियाँ की थी, अपना आतंक फैलाया था, छोटे बड़े सभी बादशाहों को उन्होंने उनके ऊपर चढ़ाई की, आक्रमण किया, अपने अधीन करने का प्रयास किया था, सबके ऊपर आक्रमण किया था, तो उनका विरोध किसी भी राजा ने नहीं किया था सिवाय छत्रसाल जी को छोड़ करके। यानी एकमात्र अकेले महाराज छत्रसाल जी ने औरंगजेब के इस आतंक का, आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब दिया। उनके खिलाफ उन्होंने तलवार उठाई और अन्य छोटे मोटे राजा उनके समक्ष औरंगजेब के समक्ष परास्त हो गए थे, लेकिन छत्रसाल जी ने हार नहीं मानी, उन्होंने उनके खिलाफ तलवार उठाई। तो देखिए, भूषण बनत पातशाही मारी जेर कीनी, यानी बादशाहों को मार करके उनके साथ ज्यादतियाँ जब औरंगजेब ने की थी, जबरदस्ती आतंक फैलाया था। काऊ उमराव ना करेरी करबाल की। काऊ उमराव यानी कोई भी उमराव, कोई भी राजागण, एक तरह से केवल छत्रसाल ने ही औरंगजेब का विरोध किया था, किसी ने भी औरंगजेब के खिलाफ तलवार नहीं उठाई थी। तो काऊ उमराव ना करेरी करबाल की, यानी कहने का तात्पर्य किसी ने भी तलवार उठा करके औरंगजेब के अत्याचारों का या उनके द्वारा किए जा रहे इस आतंक के खिलाफ तलवार नहीं उठाई थी, केवल छत्रसाल जी ने उनका विरोध किया और तलवार उठाई थी। सुनी सुनी रीति बिरदेत के बड़प्पन की। और फिर जो छोटे मोटे जो राजा थे, उन राजाओं ने जब छत्रसाल के इस पराक्रम को सुना कि उन्होंने औरंगजेब के खिलाफ भी तलवार उठाई है और उनका मुकाबला किया है, तो उनकी इस वीरता और युद्ध कौशल, इस पराक्रम शौर्य की गाथा, इस यश की गाथा को जब अन्य राजागणों ने सुना, तो सुनी सुनी रीति बिरदेत की, अर्थात उनके यश और बड़प्पन की इस प्रसिद्ध इस गाथा को सुना के बड़प्पन की, थप्पन उत्पन्न की बानी छत्रसाल की। थप्पन यानी स्थापित राजा भी, उखड़ उत्पन्न यानी उखड़ गए की बानी छत्रसाल की, यानी बानी छत्रसाल की का तात्पर्य उनकी ओजस्वी वाणी, उनकी युद्ध, उनके पराक्रम, युद्ध कौशल आदि को सुनकर के उनके आज्ञाकारी बनने लगे, यानी उनके अधीन होने लगे, कि फिर छत्रसाल के समर्थक बन गए और ये सभी मिलकर के फिर औरंगजेब के अत्याचारों का, उनके द्वारा किए जा रहे आक्रमण का मुकाबला करने के लिए छत्रसाल जी को समर्थन देने लगे। जंग जीती लेवाते वे के दाम देवा भूप। जंग जीती लेवाते यानी एक तरह से जब महाराज छत्रसाल जी जब युद्ध में विजय प्राप्त कर लेते हैं, जंग जीती लेवाते यानी जब जंग जीत जाते हैं, युद्ध कर लेते हैं, तो वो बड़े युद्ध जीत लेते हैं, ते वे के दाम देवा भूप। और तब वो अन्य जो छोटे मोटे जो राजा है जिनके ऊपर ये विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो वो सभी राजा इनको धन दौलत आदि सब कुछ देख करके इनके समर्थक बनते हैं।
तो दाम दाम यानी धन संपदा, देवा भूप यानी राजागण इनको धन संपदा दे करके इनके समर्थक बनते हैं। सेवा लागे करन मेहवा महिपाल की, और वो आगे बढ़ कर के यानी मेहवा के महाराज छत्रसाल की सेवा करने लग जाते हैं। इनकी शरण लेते हैं, इनकी शरण में आकर के इनका समर्थन करते हैं और मुगलों के खिलाफ चढ़ाई करने में इनकी सहायता करते हैं। तो सेवा लागे करन मेहबा महिपाल की, यानी इनकी शरण में आकर के समर्थक बन करके महाराज छत्रसाल जी की वो छोटे बड़े राजा सभी इनकी सेवा करने लग जाते हैं, समर्थक बन जाते हैं, क्योंकि ये छोटे बड़े राजाओं पर ये विजय प्राप्त कर लेते हैं और उनको अपने अधीन कर लेते हैं और मुगलों पर फिर महाराज छत्रसाल जी पर चढ़ाई करते हैं। तो यहाँ ये प्रसंग है कि छोटे बड़े राजा जो हार मान जाते हैं, औरंगजेब के आतंक के समक्ष ठहर नहीं पाते हैं, उनके खिलाफ और किसी उमराव राजा छोटे बड़े राजा ने किसी ने तलवार नहीं उठाई, केवल छत्रसाल जी ने तलवार उठा करके उनके आतंक का मुकाबला किया था। और इसी पराक्रम को सुनकर के छोटे बड़े राजा सभी छत्रसाल जी के समर्थक बनते हैं, इनकी सेवा करने लग जाते हैं और अपने राज्य की धन दौलत इनको समर्पित करके इनको ताकतवर बना करके अंग्रेजों के विरुद्ध इनको खड़ा कर देते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में हमने 8वें और 9वें पद जो महाराज छत्रसाल जी के पराक्रम, वीरता, शौर्य, उनकी सेना की ताकत आदि का चित्रण इसमें जो किया हुआ है उसका हमने वर्णन किया। प्यारे विद्यार्थियों, जो पहली बार यूट्यूब चैनल पर इन वीडियोज़ को जो विद्यार्थी देख रहा है वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, तब तक आपके महाविद्यालय में ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित नहीं हो सकेगी। अतः आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखें। आपको मेरी ओर से शुभकामनाएं। आज की ऑनलाइन कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।